बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लेकर के, जो कि है शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन विषय से, यानी मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। तो इस पेपर की बात करें तो इस पेपर से हमने लगभग सभी संभावित प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनको कंप्लीट करा दिया है। लगभग 25 से अबव आपके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो गए हैं और आपके 10 लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन इंक्लूड हैं इनमें जो कि पूछे गए थे और आने वाले संभावित प्रश्न को भी इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो है बताए जा रहे हैं। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देख लीजिए, काफ़ी रहेगा आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट से 4 जो है वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, 4 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं। आज का ये लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में ये पार्ट 5 है और यहाँ पर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस के साथ साथ इनके आंसर भी देखेंगे। और आपको अगर केवल क्वेश्चन से ही देखने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो पहली बात उनको टेलीग्राम चैनल पर आज ही मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। स्वाति स्टडी विद स्वाति के नेम से मेरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पर विजिट करें, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता दिया है कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको लेकर के मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है और मैंने बताया हुआ पैटर्न क्या रहेगा एग्ज़ाम का और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सभी को मैंने कंप्लीट कर दिया था और यहाँ पर हम लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे थे और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। व्यापक व सतत मूल्यांकन क्या है? छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने में किस प्रकार उपयोगी है? यानी व्हाट आर कॉम्प्रहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूअस इवेल्युएशन, हाउ कैन दे यूजफुल फॉर असेसिंग द प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हम जल्दी से देखेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा और हमारे लॉन्ग क्वेश्चन लगभग 20 हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो ये रहा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना को विद्यालयों में लागू किया गया है तथा एनसीईआरटी द्वारा सन 2010 में पाठ्य पुस्तकों को इसके अनुसार संशोधित किया गया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना में एनसीईआरटी ने एक शैक्षिक सत्र कोर्स को 2 सेमेस्टर में विभाजित किया है तथा प्रत्येक सेमेस्टर को 2 संचालन आकलन तथा 1 समेकित आकलन में विभाजित किया है। संरचनात्मक आकलन, प्रयोजन कार्य, दत्त कार्य, मौखिक गतिविधियां तथा अन्य प्रकार के लिखित परीक्षणों द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह सह विद्यालय क्षेत्रों एवं गतिविधियों का आकलन वर्ष पर्यंत किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का व्यापक विवरण प्रस्तुत करता है, जिससे विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, जिसके आधार पर वे अपनी कमजोरियों और समस्याओं का निदान करके अपनी निष्पत्ति में सुधार एवं व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास कर सके। इसके साथ ही शिक्षकों को भी एक मार्गदर्शन मिलता है। तदनुसार वे अपनी अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाओं में परिवर्तन करते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनाई जा सके। परंतु यह सत्य है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया की सार्थकता शिक्षकों पर निर्भर करती है। आगे दिया है कि शिक्षा एवं मूल्यांकन दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। औपचारिक शिक्षा की प्रत्येक संभव स्थिति तथा गतिविधियों में मूल्यांकन अपना कार्य करता है। अतः कहा जा सकता है कि मूल्यांकन द्वारा भी अधिगम अनुभवों जो कि विद्यार्थियों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों ही क्षेत्रों से संबंधित है को ध्यान में रखा जाता है। अर्थात मूल्यांकन की प्रकृति सतत होने के साथ साथ व्यापक होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था कॉन्सेप्ट आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। आगे हम देख लेंगे शिक्षा में इसकी आवश्यकता। मूल्यांकन की आवश्यकता छात्र, शिक्षक, अभिभावक और समाज सभी के लिए है। इस आवश्यकता के कारण इन कारणों का पृथक शीर्षक के अंतर्गत वर्णन किया गया। क्योंकि छात्रों के लिए पूछा था, तो छात्रों को अपनी अच्छाई व कमियों का ज्ञान हो जाता है। इस मूल्यांकन द्वारा छात्र को यह ज्ञात हो जाता है उसकी योग्यता में कैसा सुधार हो रहा है। आगे दिया, छात्र में समय तत्परता के गुणों का विकास होता है। छात्र को अपनी प्रगति की जानकारी होती है। छात्र में स्पर्धा की भावना जो है उदय होता है। मूल्यांकन के आधार पर छात्र पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। छात्र में आत्मसंतोष एवं आत्मविश्वास के गुणों का निर्माण होता है। इस तरह से कई सारे इनके गुण हैं, तो इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा आप।
ठीक है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ये आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड मैं करा दूंगी, इन्हें आप देख करके पढ़ लीजिएगा। और अगर आपके पास बुक वगैरह है तो आप अलग से भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये था सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए। व्यक्तित्व आकलन की किसी एक प्रक्षेपी तकनीकी का वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी पूछा है, व्यक्तित्व का संप्रत्यय। व्यक्तित्व को आपने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में ज़रूर पढ़ा होगा इसके बारे में। तो यहाँ पर दिया है, साधारण बोलचाल में व्यक्तित्व शब्द किसी ऐसे विशेष गुण की ओर संकेत करता है जिसे सभी लोग विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार करने तथा पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से विशेष महत्व देते हैं। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी शब्द जो है इंग्लिश का है, शब्द हिंदी पर्याय है जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के परसोना शब्द से हुई है। परसोना का अर्थ है मुखौटा, जिसे पहनकर यूनानी लोग जो है लोक मंच पर अभिनय करते थे। मुखौटा लगाने का तात्पर्य होता है कि दूसरे लोग वास्तविक व्यक्ति को ना देखकर उसे मुखौटे वाले रूप में जाने। धीरे धीरे परसोना शब्द का अर्थ बदलता गया तथा 14वीं शताब्दी में यह पर्सनालिटी के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार व्युत्पत्ति अर्थ के अनुसार व्यक्तित्व का अर्थ बाह्य वेशभूषा से है, जिसे धारण कर अभिनेता अपने विशिष्ट व्यवहार को व्यक्त करता है। तो ये था व्यक्तित्व का संप्रत्यय यानी पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट और इसकी अर्थ और परिभाषा। अर्थ तो आपका कॉन्सेप्ट में ही आ जाएगा, परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा इसकी इम्पोर्टेंट है, आपके पास फर्स्ट ईयर की बुक है तो उससे भी आप परिभाषाएं देख सकते हैं। दिया है, मन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की संरचना, व्यवहार के ढंगों, रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं एवं अभिव्यक्तियों के विलक्षण संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आगे और भी परिभाषा है, जैसे वॉटसन के अनुसार व्यक्तित्व वह सब है जो हम करते हैं। कैम्प के अनुसार व्यक्तित्व आदत की उन अवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति की विशिष्ट अभियोजना का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे आपका जो पर्सनालिटी है, ठीक है, ये पर्सनालिटी से आपका लगभग एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं दिया है आपके सिलेबस में, लेकिन पर्सनालिटी आप पढ़ लीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये थी परिभाषाएं पर्सनालिटी की। और उसके बाद कहा था कि यहाँ पर नेक्स्ट, हाँ ये नेक्स्ट हमारा पार्ट है, व्यक्तित्व मापन के उपकरण। पर्सनालिटी असेसमेंट पूछा था कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यानी प्रक्षेपी विधि में किसी एक का वर्णन करना था। तो व्यक्तित्व मापन के उपकरण भी पूछ सकता है। तो व्यक्तित्व मापन की जो उपकरण हैं, इनकी विधियां हैं, 3 विधियां हैं, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रक्षेपी विधि की किसी एक विधि के बारे में एक्सप्लेन करना था। तो यहाँ पर प्रक्षेपी विधियों में रोशा, स्याही धब्बा, प्रशांकिक अंतर्बोध परीक्षण, बालकों का अंतर्बोध और शब्द सहचर्य परीक्षण के साथ साथ चित्त सहचर्य परीक्षण, ये है प्रक्षेपी विधियाँ। इनके प्रकार, इनमें से किसी एक के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। वैसे आप TAT और CAT ये दोनों ध्यान दे दीजिएगा, और रोशा, इनमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी शॉर्ट नोट्स में, और यही पढ़ लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। तो व्यक्तित्व मापन की विधियों में प्रक्षेपी विधि का एक कोई भी आप लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दी हुई हैं, इनमें से एक के बारे में आपको लिखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सृजनात्मकता के प्रत्यय का विस्तार से वर्णन कीजिए, यानी क्रिएटिविटी। आगे दिया है, माध्यमिक स्कूल के छात्रों में सृजनात्मकता का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी इन डिटेल, हाउ कैन क्रिएटिविटी बी असिस्ट इन सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट। तो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता की अवधारणा। ये भी आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में पूरा बकायदा इसके बारे में दिया हुआ था, पूरा कॉन्सेप्ट। सृजनात्मकता भी वास्तविक प्रकृति और अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए यहाँ 2 निम्न बिंदुओं के अंतर्गत विचार करना उपयुक्त रहेगा। सृजनात्मकता का अर्थ है परिभाषा और प्रकृति और विशेषताएं। तो अर्थ और परिभाषा में क्या दिया है कि विभिन्न विद्वानों ने सृजनात्मकता की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए अपनी अपनी तरह से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की परिभाषाओं पर हम विचार करेंगे, यानी स्टेगनर एवं कॉर्वेसी ने बताया कि किसी नई वस्तु का
पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता है। तो जब भी कॉन्सेप्ट पूछे आप अर्थ और परिभाषा कॉन्सेप्ट में लिखेंगे, ठीक है। परिभाषा ज़रूर लिखेंगे। अगर आपको परिभाषा नहीं याद हो रही है तो आप पढ़ लीजिए, ऐसे ही आप किसी राइटर का नाम डाल करके उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है डेव डॉर हल के अनुसार सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए हों और जिन्हें वह व्यक्त करने से पहले जानता हो। कहने का मतलब है सृजनात्मकता एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई नई वस्तु, नया विचार या पुराने तत्वों का नवीन संगठन, यानी कोई नई विचार लाना, नई चीज़ों का संगठन करना या पुरानी चीज़ें उनमें परिवर्तन करना, इसकी उत्पत्ति ही सृजनात्मकता कहलाती है। यह नवीन उत्पत्ति किसी समस्या के समाधान में सहयोगी होनी चाहिए। तो ये थी क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता। अब सृजनात्मक बालक के व्यक्तित्व व्यवहार संबंधी विशेषता, चूँकि आपका माध्यमिक स्तर से पूछा था, ठीक है, यानी 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए, तो इन विशेषताओं को आप लिख सकते हैं 6 to 8 के बच्चों के लिए। तो इसमें कौन कौन से हैं? वह विचार और कार्य में मौलिकता का प्रदर्शन करता है, वह समायोजन में सक्षम होता है एवं उनकी साहसिक कार्यों में प्रवृत्ति होती है, वह एक रस्ता और उबाऊपन की अपेक्षा कठिन और टेढ़े मेढ़े जीवन पथ से आगे बढ़ना पसंद करता है। तो इस तरह से क्रिएटिविटी के बारे में आप लिख सकते हैं कि माध्यमिक स्तर पर सृजनात्मकता के द्वारा छात्रों का मूल्यांकन करने में आसानी होती है। सृजनात्मकता बच्चों में नए नए चीज़ों का परिवर्तन करता है, उनके अधिगम में सहायक होता है। इस तरह से पॉइंट आप बना करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हैं सृजनात्मक बालक के व्यक्तित्व व्यवहार संबंधी विशेषताओं के। चूँकि आपके माध्यमिक स्तर से पूछा था तो आप इन पॉइंटों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मापन एवं मूल्यांकन की विभिन्न त्रुटियों का वर्णन कीजिए। इन त्रुटियों को आप कैसे कम करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। तो मापन और मूल्यांकन की त्रुटियों के बारे में पूछा है। तो मापन की त्रुटियाँ यानी एरर्स ऑफ मेजरमेंट देख लेते हैं। मापन त्रुटि से हमारा अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा के आधार पर प्राप्त वास्तविक अंकों यानी ट्रू स्कोर्स और अनुमानित अंकों में पाए जाने वाले अंतर से है। जैसा एक बालक में बुद्धि लब्धि 150 है और बिने साइमन परीक्षण प्रशासित करने पर उसकी बुद्धि लब्धि 120 आती है, तो कहा जाएगा कि हमारे परीक्षण में या मापन में त्रुटि है, ठीक है। मापन का अर्थ होता है कि जो माप हम कर रहे हैं उसमें त्रुटि ना हो। कहने का अर्थ है कि इसमें विश्वसनीयता, वैधता, जो भी मापन के प्रकार हैं वो सारे इंक्लूड होने चाहिए। अगर उसमें कमी देखने को मिलती है तो मापन की त्रुटियां हो जाती हैं। अब यहाँ पर अगर 150 बुद्धि लब्धि है और दोबारा हम उसका परीक्षण कर रहे हैं तो 120 आ रही है, तो कहीं ना कहीं त्रुटि देखने को मिल रही है। यही होते हैं मापन की त्रुटियाँ। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर अगर गुलिक्सन ने देखिए बताया है कि यह वास्तविक अंक और मानक अंक के बीच मतभेद अंतर के वितरण का मानक विचलन है, ठीक है। यहाँ पर परीक्षण निर्माण करते समय यह मानकर चलना चाहिए, यानी अगर आप उनको दूर करना चाहते हैं तो दूर करने के उपाय भी देख लेते हैं। व्यक्ति में मापन योग्य मूल्य एवं क्षमता होती है, आकलन में त्रुटियां रह जाती हैं। एक मानक अंक वास्तविक त्रुटिपूर्ण अंक से मिलाकर बना होता है। यहाँ पर उल्लेखनीय कि मापन त्रुटि तथा परीक्षा की विश्वसनीयता में विपरीत संबंध होता है, अर्थात मापन त्रुटि जितनी कम होती है परीक्षा की विश्वसनीयता उतनी ही उच्च समझी जाती है। इसी मापन त्रुटि के आधार पर परीक्षण की विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी अगर आप मापन कर रहे हैं तो उसमें त्रुटि ना हो, इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे कि उसको ऐसा मतलब मापन में आप उसकी वैधता पर ध्यान देंगे। सबसे पहला पॉइंट वैधता पर ध्यान देना, उसकी वस्तुनिष्ठता पर ध्यान देना, मानकीकरण पर ध्यान देना या उस पर विचार करके चीज़ों को रखना, परीक्षण की सत्यता पर ध्यान देना। ये सारे पॉइंट आ जाएंगे मापन की त्रुटियों को दूर करने में। अब वहीं मूल्यांकन की चीज़ों को भी हम एक नज़र में देख लेंगे। तो मूल्यांकन में त्रुटियाँ क्या होती हैं कि इसमें दिया संसार में प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्यों का अंकन, जिसमें मापन भी शामिल होता है। यह परिमाणिक भी होता है, यानी परिमाणिक होता है जिसमें परिमाण भी शामिल होता है। मापन जो है उसमें मूल्यांकन शामिल नहीं होता, लेकिन मूल्यांकन में मापन शामिल होता है, क्योंकि इसमें हम गुणों के आधार पर चीज़ों का अंकन करते हैं, ठीक है। आगे दिया, यदि किसी कार्य में कोई कमी रह गई तो उसे
दूर करने के उपाय बताए जाएं। यदि अच्छाई है तो सबके सामने लाई जाए तथा उसे प्रोत्साहित या प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। मूल्यांकन करने की कई विधियां हैं। इन विधियों के माध्यम से विभिन्न आयामों को दृष्टिगत रखते हुए मूल्यांकन किया जाता है। इन सब तथ्यों के बावजूद मूल्यांकन में कुछ त्रुटियां शेष रह जाती हैं, जैसे कि स्कोरिंग त्रुटियां। ये सब मूल्यांकन की त्रुटियों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, स्कोरिंग त्रुटियां आप देख सकते हैं, नवीनता। ठीक है, उसके बाद सामान्य त्रुटि। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इन त्रुटियों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा खुद से भी। विपरीत त्रुटियां, उसके बाद अपर्याप्त सुनना, नकारात्मक दृष्टिकोण, ये सब जो है मूल्यांकन की त्रुटियों के अंतर्गत आई हैं। ठीक है, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा, ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। यहीं तक हमारा आंसर था। तो आप दोनों को एक साथ मिला करके लिखिएगा कि जैसे मापन और मूल्यांकन की त्रुटियां हैं, तो त्रुटियां आप अलग अलग लिखिएगा, लेकिन उनको दूर करने के उपाय जो हैं एक में डाल करके, जैसा कि मैंने बताया है वैसे ही आप लिख सकते हैं। अपने शब्दों में लिखिएगा, काफ़ी रहेगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मापन एवं मूल्यांकन के प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट को पूछ लिया है दोनों का। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है, चलिए इसे भी देख लेते एक नज़र में। क्योंकि शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा पूछा है, तो अवधारणा में आप लिखेंगे कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापन का प्रारंभ विलियम वुंड के द्वारा 1879 में जर्मनी के नगर लिप्जिंग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप डालिएगा शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा, जिसमें आप डाल सकते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापन का प्रारंभ विलियम वुंड के द्वारा 1879 में किया गया। आगे आप लिखेंगे कि मनोवैज्ञानिक मापन के क्षेत्र में फ्रांसीसी योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मेन पॉइंट। इस कार्य में बिने का नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, उसे परिकल्पनीय बनाए कि ऐसे लोगों, ये छोड़िए। 1905 में बिने ने बुद्धि परीक्षण हेतु एक टेस्ट का निर्माण किया। शैक्षिक मापन का विकास काल इतने से इतने तक माना जाता है। उसके बाद आप ये चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन आप मापन और मूल्यांकन के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा कि मापन के अंतर्गत हम किसी भी व्यक्ति की चीज़ों या गुणों का माप ना करके सीधे सीधे उसकी विशेषताओं यानी अंक के आधार पर, ग्रेड के आधार पर, ठीक है, उसका मापन करते हैं। लेकिन मूल्यांकन में उसके गुणों के आधार पर उसका मापन किया जाता है। तो ये चीज़ें आप ऐसे कॉन्सेप्ट में डाल दीजिएगा, इतना सारा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बार इन चीज़ों को पढ़ जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट में आप उदाहरण भी दे सकते हैं कि रीना गृह विज्ञान में 68 अंकों के साथ कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती है, तो एक और हमें पता चलता है कि उसने 68 अंक प्राप्त किए। दूसरी ओर यह भी संकेत मिल रहा है कि उसकी उपलब्धि संतोषजनक है, जो कि मापन के अतिरिक्त मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में मापन के साथ मूल्यांकन का विशेष महत्व है। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें पढ़ लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके। क्योंकि टाइम कम बचा है, तो हम सीधा अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ आंसर भी देख ले रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले मूल्यांकन की शिक्षा में आवश्यकता और उद्देश्य पूछा था। ठीक है, तो उद्देश्य हम अलग से देख लेते हैं, लेकिन आवश्यकता और महत्व भी देख लेंगे। आवश्यकता तो पूछा ही है, सीखने की प्रेरणा, पाठ्यक्रम में परिवर्तन, शिक्षा में उन्नति, निर्देशन एवं परामर्श में सहायक, परीक्षा प्रणाली में सुधार, विद्यालयों में सुधार आगे दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, बस इतना ही है। ठीक है, आवश्यकता एवं महत्व पूछ लिया है, तो आप ये आवश्यकता और महत्व डाल सकते हैं। मूल्यांकन की शिक्षा में आवश्यकता एवं महत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपका पूछा था कि यहाँ पर देख सकते हैं मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण आवश्यकता और महत्व में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि वर्तमान भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली में क्या प्रमुख दोष है, इनको सुधारने के कुछ उपाय। तो वर्तमान से परीक्षा प्रणाली के दोष हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे, फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर हम एक बार देख लेंगे। तो विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली को सुधारने के उपाय पूछा। तो पहले हम जान लेते हैं कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा क्या है। तो सभी विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों में सेमेस्टर पद्धति, ग्रेडिंग, सतत मूल्यांकन एवं क्रेडिट पद्धति को लागू करना, इसके साथ ही उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए परीक्षा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन यानी नेशनल इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन की सेवाएं सहायता विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रवेश परीक्षा एवं
विकल्प में ली जा सकती है। तो ये है उच्च या विश्वविद्यालय स्तर लेवल की परीक्षा के बारे में कुछ चीज़ें। चलिए, इसमें सीमाएं पूछा था, तो जो भी वर्तमान परीक्षा प्रणाली की सीमाएं हैं वही आपकी विश्वविद्यालय स्तर की क्षेत्र की सीमाएं हो जाएंगी। कौन कौन सी हैं तो इन्हें देख लेते हैं। तो ये तो पहला यहाँ पर चीज़ें सीमाओं के बारे में दिया है कि हमारे देश में बाह्य एवं आंतरिक दोनों ही प्रकार की परीक्षाओं का प्रारूप एक सा है। हमारे दोनों प्रकार की परीक्षाओं में मुख्यतः विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का परीक्षण करना या विद्यालयों के अन्य पक्षों के विकास का परीक्षण नहीं करती। तो ये सब सीमाएं हैं, इन्हें आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे हम देख लेंगे वर्तमान परीक्षा प्रणाली को सुधारने के सुझाव। वो आपके दोस्त थे, ये सुझाव हैं। सुझाव में पॉइंट वाइज चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा इसका सुधारने के उपाय हो सकते हैं। सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली को इंक्लूड कर लेना, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा को इंक्लूड कर लेना, ग्रेडिंग प्रणाली को इंक्लूड कर लेना, इनको देख लीजिएगा अपनी नज़र में। उसके बाद लास्ट है खुली पुस्तक परीक्षा, इसको शामिल कर लेना। तो ये दूर करने के उपाय हो जाएंगे जो भी आपके दोष हैं। तो ये था हमारा, अगर हम बात करें वर्तमान भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली के दोष और सुधारने के उपायों की, ठीक है। तो जो दोष आपकी परीक्षा प्रणाली के हैं वही आप विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली में इंक्लूड करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मूल्यांकन के प्रत्यय की व्याख्या, मापन एवं मूल्यांकन में संबंध। कई बार मैंने मूल्यांकन मापन सबको बताया हुआ है प्रीवियस कई वीडियो में, फिर भी एक नज़र हम डाल लेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो फिर से हमारा कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन के बारे में मैंने कई बार बताया है कि मूल्यों का अंकन करना। मूल्यांकन में मापन शामिल होता है। मूल्यांकन में हम ग्रेड या अंक के आधार पर बच्चों का मापन नहीं करते, उनके गुणों के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर हम उनका मापन करते। तो ये सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट में दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का ही आवश्यक अंग नहीं बल्कि यह जीवन प्रक्रिया का भी आवश्यक। देखिए, मूल्यांकन में तीनों पक्ष शामिल हो जाएंगे, सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। कई सारे वीडियोस में मैंने मापन और मूल्यांकन के कॉन्सेप्ट को लेकर के बात की है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, आप इन्हें खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हमारा दिया हुआ है मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषा, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं। मूल्यांकन शब्द 2 अंकों से बना है, मूल्य तथा अंकन। अतः मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ किसी विषय वस्तु व्यक्तित्व या स्थिति के गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना या उसके वास्तविक मूल्य का निर्धारण करना। देखिए, यहाँ से आप समझ पाए होंगे मूल्यांकन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में मापन एवं मूल्यांकन में संबंध पूछा था, दोनों का संबंध देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। क्या संबंध है या समानताएं हैं? मापन एवं मूल्यांकन दोनों शैक्षिक प्रक्रिया के अनिवार्य अंग है। दोनों का संचालन प्रश्न एवं परीक्षण विधि के माध्यम से किया जाता है। दोनों छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में कार्य करते हैं। दोनों का लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास करना और दोनों के अधिकांश उपकरण उभयनिष्ठ हैं। ये सारी समानताएं देखने को मिलेंगी, ठीक है, संबंध के अंतर्गत, ठीक है। तो ये था दोनों में संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सामान्य संभाव्य वक्र की विशेषताओं का वर्णन। देखिए, कई सारे शॉर्ट नोट्स शॉर्ट क्वेश्चंस में सामान्य संभाव्य वक्र क्या है इसके बारे में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। पहले तो हम जान लेते हैं कि सामान्य संभाव्य वक्र क्या है। तो किसी भी समूह के किसी भी चर पर प्राप्त प्राप्तांक यानी स्कोर प्रायः औसत मध्यमान की ओर झुके होते हैं। जब इन प्राप्तांकों का मध्यमान के दोनों ओर वितरण एकदम समान होता है तो प्राप्तांकों के इस प्रकार के वितरण को सामान्य वितरण यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस प्रकार के प्राप्तांकों के आरेख को सामान्य वितरण वक्र यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। वास्तविकता यह है कि प्राप्तांकों का इस प्रकार का सामान्य वितरण व्यावहारिक रूप में कभी नहीं होता, इसके लगभग ही होता है और इसके लगभग होने के आधार पर ही संभावना की जाती है। यही कारण है कि इस प्रकार के संभावित प्राप्तांकों के आरेख को सामान्य वक्र यानी नॉर्मल कर्व ना कहकर सामान्य संभाव्य वक्र कहते हैं। तो ये है सामान्य संभाव्य वक्र, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे भी कुछ चीज़ें सामान्य संभाव्य वक्र के कॉन्सेप्ट के बारे में कि सन 1933 में फ्रांस के डी मूवर के मस्तिष्क में आया था, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी आप एक नज़र
डाल सकते हैं सामान्य संभाग वक्र के इन चीज़ों पर। जो परिभाषा थी, अर्थ था, मैंने बता दिया। क्योंकि विशेषताएं पूछी है, विशेषताएं आप देख लीजिए। सामान्य संभाग वक्र की विशेषताएं, पहला है सामान्य संभाग वक्र मध्य वाले भाग तथा दोनों ओर सीमांतों पर समसित होता है, इसकी आकृति घंटाकार होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य संभाग वक्र की रेखाएं दोनों अंतिम छोरों पर एक्स अक्ष को ना तो स्पष्ट करती और ना ही अक्ष के समांतर होती है। यह धारणा इस वक्र में अंततः बनी रहती है। इसी तरह से अन्य पॉइंट भी हैं, इन्हें आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि टाइम कम है, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं, आप इन पॉइंटों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें पढ़ सकते हैं। सामान्य संभव वक्र की विशेषताएं पूछता है, उपयोग भी पूछ लेता है, तो चाहे तो उपयोग भी आप देख लीजिए एक नज़र में इन्हें। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये 10 पॉइंट्स हैं अगर हम बात करें कि विशेषताओं की। ये है सामान्य संभाव वक्र के उपयोग पूछ लेता है, उपयोग पर आप ध्यान दे दीजिएगा। इन्हें भी आप देख लीजिए, आपके पास बुक वगैरह है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। अगर विशेषताएं भूलते हैं तो उपयोग में जो चीज़ें दी हैं, जो पॉइंट, उनको आप लिख सकते हैं। तो ये है उपयोग, 6 उपयोग हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर के मूल्यांकन की आवश्यकता उद्देश्य का विस्तृत। देखिए हर बार मूल्यांकन की आवश्यकता उद्देश्य, ठीक है, उपयोग, तो ये सब वही पॉइंट हैं, फिर भी एक नज़र आप डाल लीजिए। ठीक है, इनको बार बार हम नहीं बताएंगे, आप इसका आंसर एक बार देख सकते हैं। ये रहा मूल्यांकन का शिक्षा में आवश्यकता एवं महत्व। क्योंकि आवश्यकता एवं उद्देश्य पूछा है तो आवश्यकता एवं महत्व देखने के बाद हम उद्देश्य भी देख लेते हैं। तो आवश्यकता एवं महत्व के पॉइंट और उद्देश्य के पॉइंट आप मिक्स करके लिख सकते हैं कि उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, मूल्यांकन पुनर्बलन के रूप में भी कार्य करता है। ये सारे पॉइंट आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों के वर्गीकरण एवं स्तरीकरण में सहायक, मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण, मूल्यांकन शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों की उपयोगिता में सहायक। इसी तरह से अन्य पॉइंट हैं। चलिए उद्देश्य भी एक नज़र में देख लेते हैं। ये रहे मूल्यांकन के उद्देश्य: अधिगम की प्रेरणा, ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी, शिक्षण सहायक सामग्री की उपदेयता की जानकारी। तो ये सारे पॉइंट जो आवश्यकताएं उद्देश्य में हैं, इनको आप मिक्स करके लिख सकते हैं, जो भी आपको पॉइंट याद हो जाए। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी, निदान, ये सारे पॉइंट हैं, इनको आप वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बुद्धि के प्रत्यय की विस्तार से चर्चा। ठीक है, माध्यमिक स्कूल के छात्रों में इसका मापन किस प्रकार करते हैं। तो बुद्धि के कॉन्सेप्ट को भी एक बार हम देख लेते हैं। क्या है बुद्धि का कॉन्सेप्ट? तो ये रहा बुद्धि का कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से। देखिए प्रत्यय में आप बस ये बता दीजिएगा कि इसका जो शुरुआत किसने की, विनय टर्मन ने कब किया इसका बुद्धि का, और ये इसके बारे में कहाँ कहाँ लिखा है कि जैसे सन 1921 में जर्नल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी ने 14 प्रमुख मनोविज्ञानों की बुद्धि की जब भी बात आए कॉन्सेप्ट की, तो आप किसने पहला प्रयोग किया, कब किया, विनय टर्मन का परीक्षण, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद बुद्धि की परिभाषा। ठीक है, इतनी चीज़ें देखिए यहाँ पर बुद्धि वर्ग के बारे में दिया है, बस इन्हीं के नाम थोड़ा कॉन्सेप्ट में डाल दीजिएगा, काफ़ी रहेगा। और बुद्धि की परिभाषाएं जो कि मैंने पहले पार्ट में बताई हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप बुद्धि के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, काफ़ी रहेगा। ठीक है, बुद्धि का अर्थ और परिभाषा में ज़्यादातर परिभाषाएं ही बताएंगे। कॉन्सेप्ट में आप बताइएगा कि पहला परीक्षण किसने किया बुद्धि पर, विनय टर्मन का परीक्षण कैसे, बुद्धि के कई प्रकार भी हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप कॉन्सेप्ट में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19 है, सेमेस्टर प्रणाली के गुण एवं दोष बताइए। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेमेस्टर सिस्टम। तो सेमेस्टर सिस्टम क्या है, पहले इसको देखेंगे। तो ये रहा सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली। वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली के मध्य काफ़ी समय अंतराल रहता है। इस त्रुटि को दूर करने के उद्देश्य से सेमेस्टर प्रणाली को विभिन्न स्तरों पर लागू करने का सुझाव दिया। सेमेस्टर प्रणाली में पाठ्यक्रम को निश्चित इकाइयों में विभाजित कर छात्रों को गहन अध्ययन कराया जाता है। सेमेस्टर प्रणाली में 2 वर्षों में पूर्ण किया जाता है। देखिए आपका जो बीएड है, बीटीसी है, सब सेमेस्टर प्रणाली है, क्योंकि इसमें आपके एग्ज़ाम जो होते हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, तो ईयर 1 हो गया,
और इसको 2 सेमेस्टर में विभाजित कर दिया ताकि बच्चे जो है अच्छे से अपनी परीक्षाओं पर ध्यान दें। पाठ्यक्रम 6 माह के 4 भागों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक सेमेस्टर की समाप्ति पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों एवं अधिगम की जांच की जाती है। ये जांच आंतरिक परीक्षा या बाह्य परीक्षा द्वारा की जाती है। इस प्रकार से चारों सेमेस्टर के योग के आधार पर छात्र को उपाधि प्रदान की जाती है। तो ये हो गया सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली। अब दोष और गुण पूछे थे, तो सबसे पहले हम दोष देख लेते हैं। बार बार परीक्षा लेने के कारण सेमेस्टर प्रणाली खर्चीली हो जाती है, ठीक है। दूसरा, शिक्षण के कुछ समय बाद ही परीक्षा लेने के स्थान पर स्मरण अधिगम की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आंतरिक परीक्षा को अधिक महत्व देने पर परीक्षा परिणामों की विश्वसनीयता और वैधता में कमी आ जाने की संभावना रहेगी। इस तरह से पॉइंट आप बना सकते हैं और ये लिख दीजिएगा। अगर गुण पूछे तो मूल्यांकन करने में सहायक है, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयोगी है। छात्रों को परीक्षा का भय नहीं रहता, छात्रों के गहन अध्ययन करने में सहायक है। ये सब पॉइंट आप गुण में डाल सकते हैं बना करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मानसिक आयु की अवधारणा। देखिए टिप्पणी वगैरह पूछता है, तो मानसिक अवधारणा, सामान्य संभाव वक्र, इसको तो हमने देख लिया। सामान्य संभाव, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है, इसको हम पढ़ चुके, ठीक है। अब लास्ट बचा है मानसिक आयु की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। ये क्या है, इसको देख लेते हैं, ये लास्ट है हमारा। तो ये रहा मानसिक आयु की अवधारणा इन कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। इसमें दिया है बुद्धि परीक्षणों के विकास के परिणामस्वरूप लोगों को मानसिक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करने में सफलता प्राप्त हुई है। जर्मन के स्टर्न के सुझाव पर टर्मन 1916 ने बुद्धि का एक सुविधाजनक सूचकांक विकसित किया जिसे बुद्धि लब्धि यानी IQ कहते हैं। यह मानसिक आयु एवं शारीरिक आयु के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। मानसिक आयु यानी मेंटल एज से तात्पर्य उस उम्र से है जिस उम्र के लिए निर्धारित प्रश्नों का हल परीक्षण देने में सफल होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष के बच्चे के लिए निर्धारित प्रश्न हल कर लेता है परंतु इसके ऊपर का नहीं हल कर पाता तो उसे मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आप बुद्धि का सूत्र लिख दीजिएगा अवधारणा के बाद। अगर बुद्धि का सूत्र याद ना हो तो यहाँ पर देख लीजिए MA/CA × 100 इंटू के बाद 100 लिख लीजिएगा, ठीक है। मानसिक आयु MA मतलब मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु × 100 यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज × 100, जिसमें आप मानसिक आयु के बारे में बताएंगे कि ये मानसिक आयु है। चाहे तो एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। तो दोस्तों ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर जो कि मैंने लगभग सभी कवर कर दिए हैं। इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका पेपर जो है B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर, अगर हम वैल्यू की बात करें तो कल ही है, तो न्यूमेरिकल नहीं हो पाए, ठीक है, क्योंकि इतने सारे शॉर्ट नोट्स और इनको कवर करने में ही टाइम लग गया, अकेले मुझे ही करना पड़ा है सब। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो। इनका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जो कि है स्टडी विद स्वाति के नेम से सर्च कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।